Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss a very important topic in mechanics, which is Kepler's laws of planetary motion and its reduction. For BSc Part 1 Physics Honours courses in lecture number 7 of mechanics. It is usually asked in universities, examinations, papers. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड इट्स रिडक्शन। केपलर के ग्रहों से संबंधित, ग्रहों की गति से संबंधित नियम तथा उन नियमों का रिडक्शन, जिसे बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स के यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस के पेपर्स में, फिजिक्स के पेपर्स में प्रायः पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर gave 3 important laws regarding the motion of planets around the sun. केपलर ने सन के अराउंड प्लैनेट्स, ग्रहों के गति से संबंधित, प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए, जिन्हें केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन बीइंग एट वन ऑफ द foci of the ellipse. It is called the law of elliptical orbits. That is, Kepler's first law is also called the law of elliptical orbit. केपलर का फर्स्ट लॉ के अनुसार प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक प्लैनेट, ईच प्लैनेट सन के चारों ओर, सन के परितः, सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है, रिवॉल्यूशन करता है, तथा उस इलिप्स के, उस दीर्घवृत्तीय कक्ष के इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है, सन स्थित होता है। वी नो डैट देयर आर 2 फोकाई ऑफ इलिप्स, वन लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड अनदर फोकस ऑफ द इलिप्स इज राइट टू द सेंटर ऑफ द इलिप्स। चूँकि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो उन दोनों फोकाई में से, इलिप्स के दोनों फोकाई में से किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है, जैसा कि फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ इलिप्स के सेंटर्स के लेफ्ट में जो फर्स्ट फोकस है, वहाँ सन का सिचुएशन, सन वहाँ पर सिचुएटेड है, तथा ईच प्लैनेट इस सन के अबाउट इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इसी दीर्घवृत्तीय पथ पर रिवॉल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है। केपलर का पहला नियम को लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। दीर्घवृत्तीय कक्षों का नियम केपलर का पहला नियम को कहा जाता है। नाउ केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइन द सन टू द प्लैनेट, दैट इज रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट, आर वेक्टर। R is the distance of a planet from the sun. Sun is situated at one of the foci of the ellipse. So the line joining, Kepler's second law is, I am repeating again, the line joining the sun to the planet, that is radius vector of the planet, sweeps out equal areas in equal times, that is in equal time intervals. That is, the aerial velocity of the planet is constant. That means aerial velocity, that is rate of change of area, which is dA vector upon dt, equals to constant, which is equal to h by 2, where h is angular momentum per unit mass of a planet, that is the ratio of angular momentum and mass of the planet, L by, that is L by m is equal to h. Since
the motion of a planet around the sun is a central force field problem in which angular momentum and the aerial velocity of the planet remains constant. Therefore, the ratio of angular momentum of the planet upon mass of the planet is also constant, and which is equal to h. So in mathematical form, Kepler's second law is expressed as dA by dt is equal to h by 2 is equal to constant. केपलर का दूसरा नियम है कि सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली इमेजनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, बराबर समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में बराबर क्षेत्रफल एरिया कवर करता है, जैसा कि इस फिगर 1 में देखा जा सकता है. इन फिगर 1, पोजीशन ऑफ द प्लैनेट रिलेटिव टू द सन चेंजेज विथ टाइम. Suppose in time interval dt, planet moves a distance dr, and its position, that is position of the planet, changes to p dash from the initial position p. Again in the equal time interval dt, the planet moves from position p dash to p double dash, but the areas covered, areas swept out by the planet is same. That is, the area formed due to motion of the planet from one position to another position of the ellipse. A triangle is formed. An area of each triangle in equal time interval will be same. So it is clear that aerial velocity of the planet around the sun remains constant, which is second law of planetary motion. चूँकि इक्वल टाइम इंटरवल में कोई प्लैनेट सन के राउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दीर्घवृत्तीय पथ में बराबर एरिया कवर करता है, इसलिए किसी भी प्लैनेट का सन के राउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में एरियल वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा. केपलर सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ एरिया. केपलर का सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरियाज. क्योंकि कोई भी प्लैनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब एक पोजीशन सपोज किया जाए पी से दूसरे पोजीशन पी डैश पर शिफ्ट करेगा, डी आर डिस्टेंस सपोज किया जाए कवर करता है इस प्रोसेस में प्लैनेट, तो इस प्रकार एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, ट्रायंगल एस पी पी डैश. पुनः इतना ही टाइम इंटरवल में, डी टी टाइम इंटरवल में, डी टी समय अंतराल में प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ के पी डैश से पी डबल डैश पोजीशन पर शिफ्ट कर जाता है, मूव कर जाता है. तो उस सिचुएशन में एक बार फिर से प्लैनेट इलिप्स के सर्कमफ्रेंस पर डी आर डिस्टेंस कवर करता है, टाइम इंटरवल सेम है डी टी. इस प्रकार एक अनदर ट्रायंगल फॉर्म होता है, ट्रायंगल एस पी डैश पी डबल डैश. तो इसका एरिया भी उतना ही होगा जितना कि इनिशियली ट्रायंगल शुरू में ट्रायंगल एस पी पी डैश का था. जब प्लैनेट इलिप्स के सर्कमफ्रेंस पर, इलिप्टिकल ऑर्बिट के सर्कमफ्रेंस पर पी पोजीशन से पी डैश पर पहुंच गया, मूव किया, तो उस सिचुएशन में जो एरिया फॉर्म हुआ, मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो जितना ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही एरिया एक बार फिर से वह प्लैनेट कवर करेगा जब वह पी डैश पोजीशन से इलिप्स के दूसरे पोजीशन फिर नेक्स्ट पोजीशन पी डबल डैश पर मूव कर पहुंच जाता है. तो इससे क्लियर है कि चूँकि प्लैनेट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरियाज ट्रायंगल का कवर करता है, इसलिए एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, विच इज केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या केपलर के ग्रहीय गति नियम का दूसरा नियम है. नाउ केपलर्स थर्ड लॉ
which is the last Kepler's Kepler's law of planetary motion, which is the square of time period of revolution, that is capital T square, where T is the time period of revolution of a planet around the sun. So the square of time period of revolution of the planet, that is capital T square, around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse. Cube of the semi-major axis of the ellipse, that is T square. Mathematically we can express it as T square varies as a to the power q, where a small a is the semi-major axis of the ellipse. Major of the ellipse is xs dash, which is the horizontal diameter of the ellipse is called major axis, and semi-major axis is half to the horizontal diameter of the ellipse, in this case in figure number 2. So OX or OX dash each is the half distance of the half part of the semi-major axis, half part of the major axis, which is called semi-major axis. So a small a, that is OX and OX dash, is the semi-major axis of the ellipse. And according to Kepler's third law of planetary motion, the square of time period of revolution of the planet around the sun, that is T square, is directly proportional to the cube of semi-major axis of the ellipse, where a small a is the semi-major axis of the ellipse. And this is Kepler's third law of planetary motion, which is also known as the harmonic law. Kepler's third law of planetary motion is also known as the harmonic law. केपलर का थर्ड लॉ, तीसरा नियम के अनुसार सन के राउंड प्लैनेट का परिभ्रमण के आवर्तकाल का स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर, उस इलिप्स के, उस दीर्घवृत्त के सेमी मेजर एक्सिस अर्ध दीर्घ अक्ष के घन पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर वेरीज एज ए क्यू। तो इसे हिंदी माध्यम में भी मैंने बताया। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केपलर, लॉज ऑफ केपलर, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Now deductions of Kepler's laws of planetary motion. First of all, we have to deduce Kepler's first law. In the case of an inverse square law attractive force, that is in the case of central force problem, the force acting per unit mass of the planet acting towards the sun is given by P equals to force per unit mass, that is force acting on the planet towards the sun upon mass of the planet, F by m, and F is given by the attraction force acting on the planet by the sun, which is the gravitational force, is equal to capital G capital M upon r square. So it is capital G, F is capital G capital M into a small m upon r square divided by m for per unit mass. So m will cancel out. So force acting per unit mass is capital G m upon r square, where capital G is the gravitational constant and capital M is the mass of the sun. Both are constant. So Gm should be taken as constant, that is P is equal to force acting per unit mass of the planet is equal to k upon r square. If we take u 1 by r square, if we take u is equal to 1 by r, that is u as the function of r, so we can write here gm upon gm into u square, where r is equal to 1 by u, and it is also equal to, can be written as k into u square, where this is equation number 1
where gm, product of gravitational constant, and mass capital M is the mass of the sun and capital G is the gravitational constant. Both are constant, so gm is constant, is equal to constant k, and 1 by r, that is reciprocal of the distance of the planet from the sun. R is the distance of the planet from the sun, and reciprocal, its reciprocal 1 by r is equal to u. So force acting per unit mass of the planet, force acting per unit mass on the planet is P is equal to, finally, gm upon r square is equal to capital G capital M into u square, or and is equal to k into u square. Now the differential equation of the orbit of a particle, here the particle is a planet moving under a central force per unit mass, which is P is given by, so differential equation of the orbit, the differential equation of the orbit of the planet under the central force, under the central force, जब सेंट्रल फोर्स के अधीन किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, यहाँ प्लैनेट का मोशन क्योंकि सन के टुवार्ड्स अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, इसलिए यह सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। तो चूँकि प्लैनेट का मोशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के टुवार्ड्स अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, तो यह सेंट्रल फोर्स यह सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम है, मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। और इस केस में प्लैनेट का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, and P is gm upon r square, and u square is equal to 1 by r square. So finally we can write it as G capital M upon h square, where gm is equal to P into r square and r is equal to 1 by r, that is 1 by u square. So finally we can write the differential equation of orbit of the planet around the sun as d square u upon d theta square plus u is equal to p upon h square u square, where p is the force acting per unit mass of the planet, which is given by gm upon r square. So gm is equal to p into r square, and r square is equal to 1 by u square. So finally it is RHS is gm upon h square. This is the equation of the differential equation of the, this is the डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। यह सन के अराउंड प्लैनेट का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्बिट है सेंट्रल फोर्स के अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स के अधीन, केंद्रीय बल के अधीन। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन एज u इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन h स्क्वायर प्लस a cos थीटा, वेयर कैपिटल A एंड थीटा आर कांस्टेंट। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, that is differential equation of the orbit of the planet, the general solution of equation 2, that is this differential equation, is u equals to capital G capital M upon h square plus a cos theta, and suppose it is equation number 3 where capital A and theta are constant. Now dividing both sides of equation 3, that is the solution of differential equation given, differential equation of the orbit given by equation 2, we can write u as 1 by r. So and then dividing both sides by gm by h square, or we can write u in place of u, we can write 1 by r equals to capital G capital M upon h square plus a cos theta, and this is equation number 4. Now dividing both sides, that is both sides of equation 4 by gm upon h square, write down dividing both sides of equation 4 by gm upon h square,
we will obtain dividing both sides of equation 4 by gm upon h square. We have 1 by r upon gm by h square. Then we will obtain h square upon gm upon r. We can write it as 1 by r upon gm upon h square. So it is h square by gm upon r, that is h square upon gm into 1 by r. And the first term of RHS is gm upon h square divided by gm upon h square is 1. RHS का फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, तथा सेकेंड टर्म a अपॉन gm अपॉन a cos थीटा अपॉन gm अपॉन h स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर h स्क्वायर अपॉन gm. cos थीटा भी है इंटू a इंटू cos थीटा इन द न्यूमरेटर. And this is equation number 5. Suppose it is equation number 5, and this equation is similar to the equation of a conic section. This equation is similar to this equation, that is equation number 5, which we have obtained after dividing equation 4 both sides by gm by h square. equation 4 के दोनों साइड्स में gm अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमें यह इक्वेशन ऑब्टेन हुआ, एच स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर ए अपॉन जी एम इंटू कॉस थीटा. और यह इक्वेशन सिमिलर है कॉनिक सेक्शन, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं. वी नो वेरी वेल इन मैथमेटिक्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री दैट दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन ऑफ द फॉर्म एल बाई आर is equal to 1 plus a small e cos theta, where e is the eccentricity of the conic section. So equation 5, this equation, that is equation 5, is of the form L by R equals to 1 plus a small e eccentricity into cos theta, which is the equation of a conic section. So equation 5 is similar to the equation of the conic section given by L by R is equal to 1 plus a small e cos theta, where in place of if we replace h square by gm as L, where h square upon gm, capital Gm is equal to L, and h square a upon gm is replaced by a small e, and h square a capital A upon gm equals to a small e, that is eccentricity of the conic section, and let it as equation number 7. Now since the orbit of the planet around the sun must be closed one, क्योंकि प्लैनेट के अबाउट क्योंकि प्लैनेट का जो ऑर्बिट है सन के अबाउट, वह निश्चित रूप से, क्योंकि वह प्लैनेट का जो मोशन है वह सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, तो चूँकि यह जो ऑर्बिट है प्लैनेट का सन के राउंड, वह क्लोज्ड ऑर्बिट होना, निश्चित रूप से क्लोज्ड ऑर्बिट है. सो टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट शुड बी नेगेटिव, एंड इट इज ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक सेक्शन इज स्मॉलर देन 1. सो फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट around the sun must be, that is the orbit of the planet around the sun must be closed one. So the total energy of the planet should be negative, so that in that case for the closed orbit, for the closed orbit eccentricity should be smaller than 1, so that total energy of the planet will remain constant. And we know that eccentricity small is smaller than 1 in the case of an ellipse. So it is the case of an ellipse. That is, so it is clear, hence it is clear that the path of the planet around the orbit of the planet around the sun is an ellipse, and this is Kepler's first law of planetary motion. Thus we have deduced Kepler's first law of planetary motion. So hence the orbit
of the planet is ellipse because eccentricity is smaller than 1 for total energy of the planet in the closed orbit will be negative. Hence the orbit of the planet is ellipse, is an ellipse. That is the planet, that is each planet revolves around the sun in an elliptical orbit, and this is Kepler's first law. Thus Kepler's first law of planetary motion is deduced. Now we have to deduce second law of planetary motion, Kepler's second law of Kepler's planetary motion. अब केपलर का प्लैनेटरी मोशन ग्रहीय गति के सेकेंड लॉ, दूसरे नियम को हम लोग डिड्यूस करेंगे. वी नो डैट केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट. इन केस ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और ए बॉडी अंडर द सेंट्रल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम of a body remains constant, and rate of change of area, that is areal velocity, is rate of change of area, areal velocity of the planet around the sun, that is dA upon dt. dt टाइम में प्लैनेट dA एरिया कवर करता है और इच इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरिया कवर करेगा. इस प्रकार जो एरिया फॉर्म होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में किसी प्लैनेट के द्वारा एक फिक्स टाइम इंटरवल में, तो वह एरिया एक ट्रैंगल, वह एरिया ट्रैंगल का होगा, और ट्रैंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू आर इंटू डी आर, वेयर डी आर इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैनेट इन टाइम डी टी. सो एरिया इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू एरिया ट्रेवर्स्ड बाय द एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इन टाइम डी टी इज डी ए इज इक्वल टू, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रैंगल 1/2 इंटू आर. आर इज द distance, radius vector of the planet, that is distance of the planet from the sun, so 1/2 into r into dr, and dr is the distance moved by the planet on the circumference of the ellipse in time dt. dr क्या है? dt टाइम में इलिप्स के सर्कमफ्रेंस पर प्लैनेट द्वारा मूव किया गया डिस्टेंस है, तथा r प्लैनेट का डिस्टेंस है. प्लैनेट का डिस्टेंस है सन से, जहाँ सन का पोजीशन कहाँ है? सन का पोजीशन इलिप्स के किसी एक फोकस पर है. क्योंकि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, दो फोकाई होते हैं. तो ये डी एरिया हो गया, डी एरिया मूव्ड बाय द प्लैनेट अंडर द सेंट्रल फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सन इज 1/2 इंटू आर इंटू डी आर. सो एरियल वेलोसिटी इज डी ए अपॉन डी टी, दैट इज 1/2 इंटू आर इंटू डी आर अपॉन डी टी से डिवाइड कर दिया जाए. एंड डी आर बाई डी टी इज व्हाट? डी आर बाई डी टी इज velocity, rate of change of displacement is called velocity, we know very well. So it is aerial velocity. In that case dA upon dt is equal to 1/2 multiplied by r into v, multiplying numerator and denominator by m. अब m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. नाउ वी इट इज r into v into m, that is mvr. mvr is the angular momentum of the planet which is equal to l upon 2m. And L upon m is what? We know that angular momentum per unit mass, that is ratio of angular momentum of the planet upon mass of the planet is the smallest. So h upon 2, since in the motion under the central force, since the under the motion, since motion of an object or the motion of a particle under the central force, angular momentum of the particle or object, in this case planet, remains constant using the law of conservation of angular momentum. Since L is constant, so L by m, which is h is also constant. So we have h of dA by dt is equal to h by 2. So dA upon dt, that is aerial velocity of the planet around the sun, is equal to h by 2, and it is constant. So aerial velocity is constant, and it is Kepler's second law of planetary motion. So aerial velocity of the planet around the sun is dA upon dt is equal to L upon, we have obtained L upon 2m, and L upon L is the angular momentum of the planet which is constant under the central force. So
L by m is h by 2. Since the angular momentum is constant, therefore L by m, ratio of angular momentum upon mass is constant, h by 2. So it is, h is also constant, and which resulted to dA by dt is equal to L upon 2m, and L upon m is h, so it is h by 2 and it is constant. So aerial velocity of the planet dA by dt is also constant, since angular momentum of the planet under the motion under the central force is constant, therefore dA by dt is also constant, which is the second law of, which is Kepler's second law of planetary motion. Thus we have deduced Kepler's second law of planetary motion, that is dA by dt is equal to constant, aerial velocity is equal to constant, and this is write down, this is Kepler's second law of planetary motion. Finally we have to deduce Kepler's third law of planetary motion. To deduce Kepler's third law of planetary motion, we know that time period of revolution of the planet around the sun is given by deduction of third law of that is deduction of Kepler's third law of planetary motion. Time period of revolution of a planet around the sun is given by time is equal to distance upon velocity, and here distance is the, in place of distance, area is swept out by the ellipse. इलिप्टिकल पाथ पर इलिप्स जब सन के राउंड मोशन करता है सेंट्रल फोर्स के अंडर, तो उसके द्वारा एक पोजीशन से जब इलिप्स के सर्कमफ्रेंस पर प्लैनेट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करता है, तो उसके द्वारा एरिया कवर किया जाता है. तो डिस्टेंस की जगह एरिया होगा, तो एरिया ऑफ द इलिप्स अपॉन velocity, since time period is equal to distance upon velocity, and velocity is equal to, in place of velocity we can write aerial velocity, which is equal to dA by dt equals to h by 2. So area of the ellipse we know that pi AB, area of the ellipse is pi AB, where a small a is the semi major axis of the ellipse, while a small b is the semi minor axis of the ellipse, and aerial velocity is h by 2, h upon 2. So we have time period of revolution of the planet का time period of revolution capital T sun के about, तो we have t is equal to 2 pi AB upon h, aerial velocity h by 2. So term 2 अब न्यूमरेटर में होगा, तो 2 pi AB upon h, and we know that h equals to L by m, h is equal to L by m, and L is equal to semi-lattice rectum is equal to L is equal to b square by a. Semi-lattice rectum we know that L is equal to b square upon a in case of ellipse, in case of an ellipse, and in case of the motion of a planet around the sun in the differential equation of the orbit, we have already obtained L is equal to h square by gm, one of the equations, L is equal to h square upon gm. So L is equal to b square by a and L is equal to h square by gm. Therefore h square, we can obtain the value of h square. So a squaring on both sides, that is t is equal to 2 pi ab upon h. We have t square is equal to 4 pi a square b square upon h square. Now h square is from this relation, that is L is equal to b square by a and L is equal to h square by gm. So we can write L is equal to b square upon a equals to h square by gm, capital Gm. Therefore h square is equal to gm capital G capital M multiplied by b square upon a. So here we can write t, since t square is equal to 4 pi a square b square upon h square, after squaring capital T, that is time period of revolution of the planet around the sun, is equal to 2 pi a b upon h. The squaring on both sides, we have obtained t square is equal to 4 pi square a square b square upon h square. Now h square is gm into b square upon a. By using the relation
L is equal to semi-latus rectum is equal to of an ellipse is b square by a, and in the differential equation of the orbit around the sun we have obtained L is equal to h square upon capital Gm in one of the equations we have discussed. So h square is equal to Gm into b square upon a from here. So we can write 4 pi a square b square upon h square is capital G capital M into b square upon capital A. B square and b square in the numerator and denominator will cancel out. b square and b square numerator denominator में cancel हो गया, और a क्या है b square upon a है, तो a चला जाएगा numerator में. So we will obtain t square equals to, in the next step we will obtain capital T square, that is the square of the time period of revolution of the planet is equal to t square equals to 4 pi a square multiplied by a, that is a square into multiplied by a upon, in the denominator it is capital G capital M, that is 4 pi upon Gm capital Gm into a square into a, that is a cube, where a is the semi-major axis of the ellipse. Therefore we have t square equals to 4 pi 4 pi square, it is 4 pi square. Since 4 pi square upon Gm, 4 pi square is constant, capital G gravitation constant is also constant, capital M mass of the sun is also constant. So 4 pi square by Gm is constant, and it can be written as t square is equal to k into a cube, where 4 pi square upon Gm is equal to k, it is a constant. So t square is equal to k into a cube, and therefore t square it can be written as t square varies as a to the power q, and this is Kepler's third law of planetary motion. Kepler's third law of planetary motion, that is capital T square varies as a to the power q, that is the square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the to the cube of power 3 is the cube of the semi-major axis of the ellipse. A is the semi-major of the ellipse. Thus we have reduced all three important laws given by Kepler. हमने केपलर द्वारा दिए गए प्लैनेटरी मोशन के लिए दिए गए ऑल थ्री लॉज, इंपॉर्टेंट लॉज, तीनों इंपॉर्टेंट नियमों का डिडक्शन भी कर लिया. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू understand this the deductions of Kepler's three important laws of planetary motion, and also three important laws given by Kepler. मैं समझता हूँ कि केपलर द्वारा केपलर का तीनों प्लैनेटरी मोशन के तीनों नियम तथा उसका डिडक्शन आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड किए होंगे, समझे होंगे. नाउ दिस वीडियो इज़ कंक्लूडेड. अब यह वीडियो यहीं पर पूरा होता है, कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच.